जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंबई आतंकी हमले का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान के झेलम में हुई गोलीबारी में घायल हुआ। जी हां, रावलपिंडी में सेना के अस्पताल में हुआ भर्ती। बहुत बड़ी खबर, बताएंगे कैसे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है ये भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी, लेकिन इसका खास करीबी गया मारा। जी हां, जिसके बाद पाकिस्तानी कहने लगे भारत अब घुस चुका है पाकिस्तान के अंदर। जी हां दोस्तों, आतंकियों की मौत पर कैसे पाकिस्तानी भारत पर इल्जाम लगा देते हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर, आज की अभी की जानकारी बताएंगे दोस्तों। पाकिस्तान सेना के बस पर आत्मघाती हमला हुआ है, बीएलए ने करवाया है ये बड़ा फिदायीन हमला, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की बड़ी खबर। इसी बीच भारत को मिला बहुत बड़ा धोखा, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर के बाद भी भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट देने में की आनाकानी। जी हाँ, तो वही बिहार चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, बिहार में झाड़ू लगाएगा एनडीए। किस मायने में हम ये बात कह रहे हैं दोस्तों, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मुंबई आतंकी हमले का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान के झेलम में हुए गोलीबारी में घायल हो गया। उसे रावलपिंडी में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सईद पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात के बाद वापस लौट रहा था। वहीं उसका भतीजा अबू कताल मारा गया है। दरअसल मीडिया में कहीं ये खबर चल रही थी कि अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी मारा गया, मगर ऐसा नहीं है। हाफिज सईद अभी जिंदा है। गोलीबारी में घायल हाफिज का इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा है। हाफिज सईद को 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी हाफिज सईद का हाथ रहा। 2001 में भारतीय संसद तक को सईद ने निशाना बनाया था। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसे आतंकी मानने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के झेलम में शनिवार रात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के भतीजे नदीम उर्फ अबू कताल को मार गिराया गया। अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कताल जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले भी कताल का ही कराया धराया था। इसमें 10 लोगों की जानें गई थी। कितनी निर्मम तरीके से भारत के इन श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई, जिसकी आज मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अबू कताल जो है वो जमात उद दावा का टॉप कमांडर भी था। हमले में अबू कताल के एक साथी की भी मौत हो गई। अबू कताल जम्मू कश्मीर में कई हमलों की योजना बनाने के लिए जाना जाता था और आतंकी संगठन का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव भी था। कताल जो है वो 26/11 मुंबई हमले का हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था। वो भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनकी मौत किसी अज्ञात हमलावरों ने की है। हालांकि वो कौन है हमलावर, वो आज भी अज्ञात ही है, लेकिन जिसने भी इन पर हमला किया है, वाकई में भारत की तो बहुत बड़ी मदद हुई है। इस तरह के आतंकवादियों को इस देश में, इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, जिन्होंने बहुतों की जिंदगियां छीन ली है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि हाफिज सईद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आप लोग दोस्तों उसको लेकर क्या बयान देना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे हाफिज सईद को लेकर, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। पाकिस्तान में आम नागरिकों को अस्पताल बचा नहीं पाता, लेकिन देखना इस आतंकवादी को अस्पताल जरूर बचा लेगा, क्योंकि एक तो वो आतंकवादी है, पाकिस्तान का यूनिकॉर्न व्यक्ति है, और दूसरी भर भर के पैसा खिलाया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, अबू कताल की हत्या पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, पाकिस्तान के सिस्टम में घुस चुका है इंडिया। जी हाँ, लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंधी उर्फ कताल सिंधी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा। तभी अब कमर चीमा ने कहा कि भारतीय डीप स्टेट को पाकिस्तान के अंदर की हर जानकारी पता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर शनिवार की रात को किसी का कत्ल होता है तो यह बात पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता, लेकिन भारतीय मीडिया को इसको सारी जानकारी पता चल जाता और वो दिखाना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी गतिविधि के बारे में भारतीय मीडिया से इंडियन डीप स्टेट का इनपुट मिलता है कि कौन सा शख्स था, क्या टारगेट था, किसी का क्या हिस्ट्री था, कौन कहां घूमता था। उन्होंने कहा कि भारत के लोग पाकिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप को पार कर अंदर झेलम तक पहुंच चुके हैं, वो हमारे सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को खरीद लिया है और वे उनका इस्तेमाल करके लोगों को मारते हैं। यानी कि दोस्तों, इस पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत पर कमर चीमा कहते नजर आ रहे हैं कि भारत ये सारे कत्ल करवा रहा है। बहरहाल दोस्तों, कमर चीमा के इस बयान पर आप लोग क्या राय देना चाहेंगे, लेकिन अगर आप भी मानते हैं भारत के लिए ये खबर बहुत बेहतरीन खबर है, बहुत अच्छी खबर है, और ये एक तरीके से जिस प्रकार से भारत में निर्मम हत्या की गई है इन आतंकवादियों के
के द्वारा उनको एक तरीके से बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि शहादत का बदला जरूर मिल चुका है अपने भारत को। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बदला ले लिया जरूर लिखेगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की बस पर बड़ा आत्मघाती हमले की बड़ी खबर, जिसमें बीएलए ने दावा किया है कि 90 सैनिकों की मौत हुई है इस आत्मघाती हमले में, फिदाइन हमले में। दोस्तों हाफिज सईद और उसके करीबियों पर गोलीबारी के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 90 पाकिस्तानी आर्मी जवान मारे गए हैं। ये दावा बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने किया है। ये वही बीएलए है दोस्तों जिसने पिछले दिनों एक ट्रेन का अपहरण कर लिया था, हाईजैक कर लिया था ट्रेन को। दावा है कि बीएलए ने यह धमाका कार को बस से टक्कर मारकर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने कुछ घंटे पहले नौशकी में आर्मी डीएस रेयर ब्रिगेडियर के करीब कब्जे वाली पाकिस्तानी फौज के एक किले को फिदाइन हमला करके निशाना बनाया। ये हमला बीएलए की फिदाइन हमलों की सीरीज का एक अहम हिस्सा था, जिसमें एक फिदाइन पूरी तरह शहीद हो गया। जी हाँ, जैसा कि आप बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जारी इस लेटर को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर इशू किया है, जारी किया है, जिसमें वो बता रहा है कि द मजीद ब्रिगेड द फिदाई यूनिट ऑफ द बलोच लिबरेशन आर्मी टारगेटेड अ कॉन्वॉय ऑफ द ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी मिलिट्री a few hours ago in a vivid fidai attack near Rakshan Mill, bringing the total number of enemy casualty to 90। यानी कि दोस्तों 90 पाकिस्तानी आर्मी को मारने का सबसे बड़ा दावा क्या है दोस्तों, इस बीएलए ने आखिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के सेनाओं को हिलाकर रख दिया है। बीएलए के इन ग्रुप्स ने दोस्तों वाकई में शहबाज शरीफ की रातों रात की नींद उड़ाकर रख दी है, और ये खबर लगातार आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में 19 हमलों से दहला है ये पाकिस्तान। और अगर 72 घंटों की बात करें तो एक और हमला आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो है ट्रेन हाईजैक वाला, जिसमें 224 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा कर रहा है बीएलए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर ये आंकड़े वाकई में सही हैं, तो आप कह सकते हैं कि 500 के आसपास इस हफ्ते में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, जो वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन अब भी अगर शहबाज शरीफ नहीं सुधरे, पाकिस्तान की आर्मी नहीं सुधरी, तो फिर पाकिस्तान को बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता, उसका अंत निश्चित है। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आ जाए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत में शेयर अवश्य करिएगा, ताकि भारत के दुश्मनों को भारत के पावर के बारे में पता चल सके। अगली खबर बता दें, भारत पहली बार करेगा काउंटर टेररिज्म बैठक की सह अध्यक्षता, आखिर क्या बनेगा प्लान। दरअसल भारत में पहली बार काउंटर टेररिज्म पर अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह बैठक आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस बोले तो ADMM प्लस के एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप EWG की 14वीं बैठक होगी, जो 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य वैश्विक आतंकवाद और उग्रवाद के बदलते खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार करना है। भारत इस बैठक में पहली बार सह अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, और इसके लिए मलेशिया भारत का सहयोगी देश होगा। इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे 8 संवाद भागीदार देशों के साथ साथ टिमोर लेस्टे और आसियान सचिवालय के सदस्य भी इस बैठक में भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मुख्य भाषण देंगे। जी हाँ, ये बैठक 2024 से 2027 की समय अवधि के लिए काउंटर टेररिज्म पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होगी। इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए रक्षा बलों के अनुभवों को साझा करने और एक व्यापक रणनीति विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें विभिन्न रक्षा अभ्यासों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों के रक्षा संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, ट्रंप के ऑफर के बाद भी अमेरिकी कंपनी दिखा रही है नखरे, भारत को F-35A स्टील फाइटर जेट नहीं दे रही है। अमेरिकी कंपनी MRFA टेंडर में पेश करेगी F-21। दरअसल क्या है ये खबर, दरअसल बता दें, लड़ाकू विमान बनाने वाली अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि भारत को F-35A नहीं बल्कि F-21 फाइटर जेट का ऑफर दिया जाएगा। भारत सरकार जल्द ही मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA के लिए टेंडर निकालने वाली है। इस टेंडर के तहत भारत 110 लड़ाकू विमानों की खरीदारी करेगी। ये एक विशालकाय ऑफर है जिसको लेकर दुनिया भर की हथियार कंपनियों में रेस लगी है। ये अरबों डॉलर की डील होने वाली है, लिहाजा फ्रांस, यूरोप और स्वीडिश कंपनियां भी रेस
देश में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन IDRW.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने कहा है कि कंपनी 110 लड़ाकू विमान की बिक्री के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल यानी RFP यानी अनुरोध प्रस्ताव पर भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35A लाइटनिंग 2 की पेशकश नहीं करने वाली है। इसके लिए कंपनी की तरफ से अमेरिकी सरकार के सख्त ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोले तो TOT नियम का हवाला दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-35 प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना अव्यवहारिक माना है। जी हाँ, अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि F-35A लाइटनिंग सेकंड की जगह कंपनी ने F-21 लड़ाकू विमान का आधुनिक वेरिएंट पेश करने की योजना बनाई है। दोस्तों, अमेरिकी ये कंपनी लॉकहीड मार्टिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी भारत को आनाकानी करने की कोशिश कर रहा है। भारत के सामने नखरे दिखा रहा है कि हम F-35 आपको नहीं देंगे, F-21 चाहिए तो बताओ। ऐसे में जब ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप की ही बात नहीं सुन रही दोस्तों, तो फिर भारत क्या ही इनसे हथियार या फिर विमान खरीदे। अब देखना यह होगा कि भारत F-35A स्टील्थ फाइटर जेट को छोड़कर क्या वो F-21 वाकई में खरीदेगी अमेरिका से, या फिर वो रशिया की ही तरफ रुख करना ज्यादा बेहतर समझेगी। आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों भारत को इस मामले में? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर बता दे, दुनिया में पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ क्यों बढ़ रही है नफरत, अरब से ब्रिटेन तक हो रही निकालने की तैयारी। जी हाँ, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पर अपना मुल्क जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए लंबी कतारें लगी हैं, दूसरी तरफ दुनिया के तमाम मुल्क है जो नकारे पाकिस्तानियों को जल्दी से जल्दी अपने देश से बाहर निकालने की योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन मुसलमानों खास करके पाकिस्तानियों से दुनिया इतनी तंग क्यों है? असल में पाकिस्तानी जताते ऐसा है कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनके पास ना हो, लेकिन सच्चाई में उनको नॉलेज धेले भर भी नहीं होती। लंदन में मुसलमान और खासकर पाकिस्तानियों को आउट करने की मुहिम के पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। ये हम नहीं कह रहे कि एक पाकिस्तानी कह रहे हैं। जब ट्रंप ने एक बयान में ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की आलोचना की तो उस पाकिस्तानी महिला ने कहा कि ट्रंप मुसलमानों का दुश्मन है। यही नहीं, पाकिस्तान से इससे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जाकर वो ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि स्थानीय सरकारों के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानियों को ये बात मालूम है क्यों दुनिया भर से मुसलमानों को बाहर निकालने की मुहिम चलाई जा रही है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान पहले इन देशों में बस्ती बना रहे हैं, फिर धर्मांतरण रैकेट चलाकर स्थानीय लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिससे अंग्रेजों समेत पूरा यूरोप काफी खफा है, नाराज है, परेशान है। दोस्तों, यूरोप हो या फिर खाड़ी देश, लंदन हो या फिर UAE ओमान, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पहुँचे वहाँ वहाँ की सरकारों ने शहबाज शरीफ के सामने हाथ जोड़ लिए कि पॉकेट मारो इस स्मगलरों और रेपिस्ट को देश में भेजना बंद करो। मुसलमानों खासकर पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन में स्थानीय लड़कियों के साथ रेप की कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद अंग्रेजों का पारा गर्म है, लेकिन पाकिस्तान की लड़कियों का रुख इस पर नर्म है। उनका कहना है कि ब्रिटेन में तो लड़कियां पहले से ही अंधनंगी ड्रेस पहनकर घूमती है, ऐसे में किसी को उनके साथ रेप की आवश्यकता ही क्या है? आपसी सहमति और रेप में फर्क है। रेप तो जबरदस्ती करते हैं, ना किसी इंसान का। यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटमेंट देना कि मुसलमानों ने किया है वो गलत है। बस ऐसी ही अजीबोगरीब बातें पाकिस्तानी भी इन देशों में जाकर करते हैं जो अंग्रेजों अरबों सबके दिमाग में ऊपर से निकल जाती है। वैसे तो दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने या फिर रेप करने की वजह से मुसलमानों को दुनिया भर के मुल्क बाहर निकाल रहे हो, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर हाथ ना आजमा रहे हो। जी हाँ, यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ अब अभियान चलाया जा रहा है। अरब से लेकर ब्रिटेन तक पाकिस्तानियों को निकालने की मच गई है होड़, मच रही है तैयारियां। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ईरान जवाब देना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर। IRGC कमांडर ने दिखाए तेवर। दोस्तों, अमेरिका के यमन में हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बाद उसकी ईरान से तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुती विद्रोहियों के समर्थन के लिए ईरान को चेताया है। इस पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC चीफ ने जवाब देते हुए कहा है कि उनकी जमीन पर हमला हुआ तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। दरअसल ट्रंप ने ईरान को हुती विद्रोहियों का समर्थन बंद करने की चेतावनी दी है। इस पर ईरान ने कहा है कि वो हुतियों का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की धमकी बेबुनियाद है। इस तनाव की बड़ी वजह लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा है। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लगातार निशाना बनाया है। अमेरिका का कहना है कि हुतियों को ईरान से समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी ने रविवार को कहा कि ट्रंप की ओर से ईरान को धमकी की वो निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का रुख साफ है कि वो युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो उसका उचित और निर्णायक जवाब देगा। हुती यमन के लोगों के प्रतिनिधि में है। ये समूह अपने रणनीतिक और दूसरे निर्णय खुद लेता है, ना कि ईरान उसको गाइड करता है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से लड़ेंगी चुनाव, खुद दी है इसकी जानकारी। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की चर्चा काफी दिनों से थी। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब खुद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह
सिंह ने इस पर सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है। रोहतास जिले में होली मिलन समारोह में पहुंची ज्योति सिंह ने इस सस्पेंस पर से पर्दा हटा दिया है। रोहतास जिले में होली मिलन समारोह में पहुंची ज्योति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। काराकाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर ज्योति सिंह ने हामी भरी। ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि अगर उनके पति चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ज्योति सिंह ने कहा, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहीं अगली खबर बता दें, बिहार में क्या झाड़ू लगाएगा एनडीए, दोहराएगा 2010 का इतिहास, आखिर किसने किया 200 से ज्यादा सीटों का दावा। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दावा उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया इंटरव्यू में किया। संजय झा ने 2010 के चुनावों में एनडीए की 206 सीटों का जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 122 सीटें जीतना जरूरी होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार वाकई में एनडीए पिछली बार से बहुत ज्यादा सीट हासिल कर पाएगी? जो भी आपकी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।